आज हम 3 ठंडे मामलों की जांच कर रहे हैं जो चमत्कारिक रूप से सालों बाद हल हुए, जब जासूसों ने संभावनाओं को पूरी तरह खत्म मान लिया था। नंबर 3, एशले फ्रीमैन और लॉरिया बाइबल का गायब होना। इस मामले को सुलझाने में 18 साल लगे। 30 दिसंबर 1999 को ओक्लाहोमा के क्रेग काउंटी में आगजनी के एक दोहरे हत्याकांड के दृश्य से एशले फ्रीमैन और लॉरिया बाइबल अचानक गायब हो गयी। ये दोनों लड़कियां कई वर्षों से सबसे अच्छी दोस्त थी और एशले ने अपने गायब होने से एक दिन पहले ही 16 साल की उम्र पूरी की थी। अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने में मदद करने के लिए लॉरिया ने अपने पिता से अनुमति मांगी थी कि वह एशले के घर पर रात बिता सके। लॉरिया ने अपने पिता से वादा किया था कि वह अगले दिन दोपहर तक घर लौट आएगी, लेकिन यह वादा पिता और बेटी के बीच आखिरी बार की बातचीत साबित हुआ। जब 30 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे के आसपास दमकल कर्मी पहली बार मौके पर पहुंचे, तो एशले का घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। एशले के माता पिता करेन और डैनी फ्रीमैन घर के अंदर मृत पाए गए, जिनके सिर के पिछले हिस्से पर घातक घाव थे। दोनों लड़कियों का कहीं पता नहीं था। एशले और लॉरिया की तलाश में जांचकर्ताओं ने जी जान लगा दी और पास के झील, खदान और जलभराव वाले खदान की तलाशी ली। जांचकर्ताओं ने कई संभावित सुरागों का पीछा किया, जिसमें 2 दोषी हत्यारों टॉमी सेल्स और जेरमी जोन्स का अपराध स्वीकार करना शामिल था। बाद में दोनों व्यक्तियों ने अपने अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि वे मजे के लिए झूठ बोल रहे थे। साल दर साल बीतते गए और इन युवा लड़कियों का रहस्यमय ढंग से गायब होना क्रेग काउंटी के समुदाय और अधिकारियों को भ्रमित करता रहा। क्या लड़कियां अभी भी समुदाय के किसी जगह में कैद थीं? लॉरिया बाइबल का परिवार उसके गायब होने के बाद अपना क्रिसमस ट्री हटाने से इनकार करता रहा, उम्मीद करते हुए कि एक दिन वह घर लौटेगी और परिवार के साथ मिलकर उसे सजाएगी। हालांकि उसके गायब होने के 7 साल बाद 2006 में क्रिसमस ट्री गिर गया। 2017 में नए जारी किए गए अदालत के दस्तावेजों ने 3 अपराधियों का खुलासा किया, जो कानून के प्रवर्तक समुदाय में काफी परिचित थे। वरेन फील्ड, बेंच डेविड पेंटिंग और रानी बुजिक को 1999 के दिसंबर में सब्सटेंशन का निर्माण, उपयोग और हिंसक अपराधों के लिए बदनाम किया गया था। अभियोजकों ने कथित तौर पर दावा किया था, लेकिन यह साबित नहीं कर पाए थे कि बेंच पेंटिंग और बुजिक फ्रीमैन के घर में उस रात एक डील को निपटाने के लिए गए थे। पुलिस को दिए गए एक बयान में बेंच की एक पूर्व गर्लफ्रेंड ने खुलासा किया कि वह जब उस हत्या के कुछ महीने बाद बेंच के साथ रहती थी, तो उसने एक चमड़े के ब्रीफकेस में कुछ ग्राफिक्स पोलराइड देखे थे, जो उसने अस्वस्थ होकर कहा था कि वह एक्सले और लारिया की थी। उसने पोस्टर पर देखी गई लड़कियों को पहचान लिया, लेकिन डर के मारे उस समय आगे आने से इनकार कर दिया। बेल्च ने उसे धमकाया कि अगर उसने किसी को इसके बारे में बताया तो वह भी उन 2 लड़कियों की तरह गड्ढे में चले जाएगी। इस 18 साल पुराने मामले को सुलझाने में आखिरकार सफलता तब मिली जब एक गुमनाम बॉक्स काउंटी के शेरिफों को भेजा गया। बॉक्स ने जांचकर्ताओं को एक नए गवाह और पूर्व केस जासूस टॉम प्रायर की ओर से इशारा किया। हालांकि टॉम प्रायर के पास अब इस मामले में फाइलें नहीं थी। उन्होंने एक बीमा कार्ड रखा था जो घटना के अगले दिन अपराध स्थल पर पाया गया था। बीमा कार्ड चमत्कारिक रूप से एक महिला का था जो उस समय बेंच के साथ रहती थी, और यह पर्याप्त सबूत था जो उसे अपराध स्थल पर स्थापित कर सकता था। बेंच और पेंटिंग की मौत से पहले इस जानकारी के सामने आने से पहले ही
हो गई थी, लेकिन 66 वर्षीय रानी बुजिक को अप्रैल 2018 में 4 हत्या के मामलों में गिरफ्तार किया गया और चार्ज लगाया गया। एक्सले फ्रीमैन और लारिया बाइबल के शव अभी भी कभी नहीं मिले। नंबर 2, जेन डो की हत्या। इस मामले को सुलझाने में 20 साल लगे। 21 जुलाई 1999 को बिसिंग के रासिन काउंटी में एक कार्नफील्ड में युवक की महिला की शव मिला था। उसके जख्म बहुत ही भयानक थे और उसका दाहिना हाथ अस्वाभाविक रूप से उसके पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। जांचकर्ता उसकी पहचान करने में असमर्थ थे और उन्होंने उसे जेन डो का नाम दिया। उनके पास बहुत ही कम सुराग थे, लेकिन पीड़िता की डेनिम जैकेट उसके पास सबसे महत्वपूर्ण सबूत था। घटना स्थल पर कोई जूते नहीं मिले, इसलिए संभव था कि पीड़िता को कहीं और मारा गया था और उसे वहां डंप कर दिया गया हो। दुर्भाग्यवश उसके मिलने से एक रात पहले भयानक बारिश हुई थी, जिससे पुलिस के लिए महत्वपूर्ण डीएनए साक्ष्य जुटाना असंभव हो गया। शव का पोस्टमार्टम किया गया और यह निर्धारित किया गया कि पीड़िता की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच हो सकती थी और शायद उसे मानसिक विकलांगता की भी बीमारी थी। जांच आगे बढ़ी, लेकिन अधिकारी अभी भी पीड़िता की पहचान नहीं कर पाए थे। उस युवा महिला को दफनाया गया और उसके अंतिम संस्कार में 50 से अधिक लोग उपस्थित थे। उसकी कब्र के पत्थर पर डॉक्टर जेन डो लिखा हुआ था और उसके क्रूरतापूर्वक हत्या के 20 साल बाद भी उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हुई थी। फिर नवंबर 2019 में एक चिंतित नागरिक ने पुलिस को एक बातचीत के बारे में बताया जो उसने एक नक्शे में धूत परिचित के साथ सुनी थी। इस बातचीत ने पुलिस को ध्यान फ्लोरिडा की एक महिला लिंडा लारेस पर केंद्रित किया, जो जेन डो की मृत्यु के समय एक मेडिकल सेंटर में काम करती थी। उसने नशे में कहा था कि उसने एक युवा महिला की हत्या की थी जब वह इलिनोइस में रहती थी। इसने जांचकर्ता को लारेस के बच्चों से सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी मां ने 1994 के आसपास एक युवती अजनबी को घर में लिया था और उसे बिस्तर के बदले में डे केयर और हाउसकीपिंग सेवाएं देने के लिए मजबूर किया था। आखिरकार जांचकर्ता ने मान लिया कि उन्हें अपनी जेन डो का नाम मिला गया था। पेगी लिन जॉनसन एक 23 वर्षीय महिला थी जिसे संज्ञानात्मक विकलांगता थी और उसके पास कोई करीबी परिवार नहीं था। जॉनसन को लारेस के साथ रहने के दौरान बहुत ही खराब तरीके से व्यवहार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद विंडो लारेस के पूर्व पति ने कहा कि उन्होंने पेंगी जांडेस को आखिरकार घर के फर्श पर निर्जीव हालत में देखा था। लारेस ने दावा किया कि जॉनसन ने ओवरडोज लिया था और वह उसे घर से दूर ले गई थी ताकि उसका परिवार इसमें शामिल न हो। हालांकि बाद में उसने कहा कि उसे जॉनसन को एक ज्ञात दादी के साथ छोड़ दिया और जब उसने उसे आखिरी बार देखा तो तब वह स्वस्थ और सुरक्षित थी। लेकिन जब पेंगी जॉनसन की दादी ने दावा किया कि उसने लारेस को कभी नहीं देखा या मिला तो उसकी कहानी फिर से बदल गई। उसने स्वीकार किया कि उसने पेगी को बिस्किंग ले गई थी, लेकिन दावा किया कि उसने उसे सड़क के किनारे जीवित और सुरक्षित छोड़ दिया था। विंडो लारेस को
पेगी जैक्सन की हत्या के लिए हिरासत में ले लिया गया था, जिसकी पहचान पारिवारिक डीएनए परीक्षण के माध्यम से की गई थी। जल्द ही जैक्सन को एक उचित समाधि के साथ उसकी मां के साथ दफनाने की व्यवस्था की गई। अब नंबर 1 पर आते हैं, गोल्डन स्टेट किलर। इसे सुलझाने में 45 साल लग गए। 1974 के आसपास से शुरू होकर कुख्यात गोल्डन स्टेट किलर, जिसे ओरिजिनल नाइट स्टॉकर के नाम से भी जाना जाता है, ने कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो से ऑरेंज काउंटी तक की समुदायों को 1 दशक से अधिक समय तक परेशान किया। घरों में घुसकर और अंततः हत्या तक पहुंचते हुए गोल्डन स्टेट किलर को कैलिफोर्निया में कम से कम 13 हत्याओं और 100 से अधिक चोरी के मामलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह अपराधी रात के अंधेरे में घरों में घुसता था, जब महिलाएं और जोड़े सो रहे होते थे। उनके बेडरूम में पहुंचकर वह अपने पीड़ितों को जगाता और उनके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डालता। कपल को बांधने के बाद वह अक्सर पति की पीठ पर प्लेट जैसी चीजें रख देता था और धमकी देता था कि अगर उसने कोई वस्तु हिलती, गिरती या टूटती सुनी तो वह तुरंत हत्या कर देगा। इन अंतहीन हमलों के बीच सैक्रामेंटो काउंटी ने आम जनता की आशंकाओं को शांत करने और सवालों का जवाब देने के लिए सामुदायिक बैठकें आयोजित की। मामले की मूल जांचकर्ताओं में से एक कैरोल डेली ने दावा किया कि इन बैठकों में एक व्यक्ति ने पुलिस और उन पुरुषों की आलोचना की जो अपनी पत्नियों को बिना लड़े ही पीड़ित होने देते हैं। इसके तुरंत बाद किसी ने उस व्यक्ति के घर में घुसकर उसकी पत्नी पर हमला किया। इससे जांचकर्ताओं को विश्वास हो गया कि गोल्डन स्टेट किलर उस सामुदायिक बैठक में मौजूद था। अंततः 80 के दशक की शुरुआत में एक व्यक्ति ने हमलावर का सामना किया और उसे संपत्ति से भागने पर मजबूर कर दिया। हमलावर के अगले अपराध जल्द ही हत्याओं में बदल गए, क्योंकि उसने उत्तरी कैलिफोर्निया से दक्षिणी कैलिफोर्निया की ओर रुख किया और गवाहों को जिंदा छोड़ने की हिम्मत नहीं की। जांचकर्ताओं ने हत्याओं से जुड़े एक भी संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन वे सावधानी पूर्वक डीएनए साक्ष्य इकट्ठा कर रहे थे। वे इस सीरियल किलर को और अधिक पीड़ितों को नुकसान पहुंचाने से पहले रोकने की उम्मीद से बंधे हुए थे। मई 1986 में पिछले झात हत्या के 4 साल, 9 महीने और 8 दिन हो चुके थे। जनेल क्रूज, जो बुलविंकल्स पिज्जा की 18 वर्षीय कैशियर थी, जल्द ही गोल्डन स्टेट किलर की सबसे कम उम्र की झात शिकार बन गई। 4 मई 1986 की शाम को जनेल अपने घर में एक पुरुष सहकर्मी के साथ मिल रही थी। जनेल और उसके दोस्त को उसके घर के बाहर उसके गैरेज के पास कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने जांच की तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लगभग 10:45 बजे रात को जनेल का दोस्त उसके घर से चला गया। अगले दिन शाम 5 बजे के आसपास एक रियल एस्टेट एजेंट ने जनेल के शव की खोज की। यह संदेह किया गया कि उसकी हत्या पिछवाड़े से गायब एक पाइप रिंच से की गई थी। शायद जनेल और उसके दोस्त ने जो आवाजें सुनी थीं, वह किलर का पाइप रिंच चुनने का पागलपन था। जनेल न केवल गोल्डन स्टेट किलर की सबसे कम उम्र की शिकार थी, बल्कि वह उसके हाथों मरने वाली आखिरी झात शिकार भी थी। साल बीत गए और हमले धीरे धीरे रुक गए। कई लोगों का मानना था कि हत्यारा राज्य बदल चुका था या मर चुका था, और देश को डर था कि शायद उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि कौन कैलिफोर्निया को 1 दशक से अधिक समय तक डराता रहा। हालांकि लंबे समय से जांचकर्ता पॉल होल्स ने जनवरी 2018 में एक बड़ी सफलता हासिल की। साइट GED मैच का उपयोग करते हुए होल्स ने गोल्डन स्टेट किलर की डीएनए प्रोफाइल अपलोड की और चमत्कारिक रूप से एक दूर के परिवार को पाया, जो अंततः एक संदिग्ध की ओर इशारा करता था। जोसेफ जेम्स डिएंजेलो एक पूर्व पुलिस अधिकारी था, जिसे 1969 में फोर्स से निकाल दिया गया था, गोल्डन स्टेट हमलों की शुरुआत के 3 साल बाद। एक बार जब होल्स और उनकी टीम डिएंजेलो पर केंद्रित हो गई, तो उन्होंने एक फेंके हुए टिश्यू से डीएनए नमूना एकत्र किया, जो उनके रहस्यमय हमलावर से पूरी तरह मेल खाता था। 72 वर्षीय जोसेफ डिएंजेलो को आखिरकार अप्रैल 2018 में गिरफ्तार कर लिया गया, उनके पहले झात अपराध के 45 साल बाद। 4 मार्च 2020 तक डिएंजेलो ने मृत्यु दंड से बचने के लिए उम्र कैद के बदले में दोषी ठहराने की पेशकश की।